देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज शाम होते होते ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप अब गुस्से में एकदम तू तड़ाक की भाषा बोलने लगे हैं। ट्रंप ने अब अपने दोस्तों को ही धमकाना शुरू कर दिया है। अब से बस थोड़ी देर पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें ट्रंप ने पूरे नेटो को, पूरे यूरोप को धमकाया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बगैर नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है। अमेरिका के बगैर नेटो कुछ नहीं कर सकता। आज ट्रंप ने ईरान को एटमी ताकत भी बता दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि नेटो न्यूक्लियर पावर्ड ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होना चाहता। ट्रंप ने यूरोपियन देशों को कावर्ड तक बता दिया और धमकी भरे अंदाज में नेटो से कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा। इस बीच आज ट्रंप ने एक बार फिर जीत का दावा कर दिया है। ईरान युद्ध का तीसरा हफ्ता चल रहा है। ट्रंप 3 बार जीत का दावा कर चुके हैं। उधर ईरान ने आज हाइफा और कुवैत में हमला किया तो बदले में इजरायल ने ईरानियन मिलिट्री के प्रवक्ता को ही मार गिराया। दुनिया के 5 मुल्क युद्ध के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पांचों देशों के हेड ऑफ स्टेट्स की बातचीत जिस मुल्क से हो रही है वो मुल्क भारत है। ट्रंप बार बार धमकी को रिचार्ज कर रहे हैं। क्या मोदी युद्ध रुकवाने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मोदी अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले एनर्जी वॉर। दुनिया जिस युद्ध के लिए नहीं है तैयार, अब ईरान ने शुरू कर दिया है वैसा प्रहार। क्या अमेरिका की होने वाली है हार? क्या दुनिया में मचने वाली है चीख पुकार? क्या मिडिल ईस्ट के 18,659 तेल के कुएं सूख जाएंगे? क्या ईरान इन तमाम तेल के कुओं को फूंक देगा? क्या मिडिल ईस्ट के 65 से ज्यादा ऑपरेशनल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स, 200 प्रोड्यूसिंग गैस फील्ड और 19 एलएनजी प्लांट्स तबाह और बर्बाद हो जाएंगे? क्या दुनिया गैस के लिए तरस जाएगी? युद्ध के 21वें दिन दुनिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पर एक ही खबर है। हर किसी को एनर्जी खत्म होने की फियर है। ईरानी मिसाइलों, अमेरिकी मिसाइलों के विस्फोट के बीच सबको महंगाई के विस्फोट का डर है। ना बचेगी गैस, ना रहेगा तेल। वॉर के बीच में शुरू हो गया है डेंजरस खेल। शेयर बाजार लुढ़केगा, निवेशकों का लाखों रुपए डूबेगा, असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, दुनिया में भी हाहाकार मचेगा। और उसकी वजह ईरान बनेगा, मुस्तफा खामेनेई बनेगा। ईरान की वॉर वाली नई स्ट्रेटजी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान अब सरेंडर नहीं, दुनिया की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने वाले सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करने वाले प्लान पर काम कर रहा है। वॉर के 21वें दिन ईरान ऐसा अटैक कर रहा है। ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर इजरायल के हमले के बाद ईरान ने एक साथ सऊदी, कतर और कुवैत को निशाना बनाया। और आज एक बार फिर ईरान ने कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया। कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने उसकी मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई। गुरुवार को भी कुवैत की इसी रिफाइनरी पर हमला हुआ था, तब भी आग लगी थी। अमेरिका और इजरायल के शुरू किए गए हमले से बौखलाया ईरान अब गुस्से में खाड़ी और अरब देशों के तेल और गैस वाले ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। बाकायदा धमका रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी का तेल और गैस बंद कर देंगे। अगर अमेरिका सरेंडर नहीं करता है तो सबको ले डूबेंगे। इस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बीच मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के 21वें दिन एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है। यह दावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर किया गया है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की इजाजत देने के बदले एक निजी तेल टैंकर कंपनी से $20 लाख यानी 17 करोड़ रुपए की वसूली की है। लॉयड लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में एक सुरक्षित रास्ता बनाया है जहां से केवल मंजूरी मिलने वाले जहाज ही गुजर सकते हैं। इसके बदले उन जहाजों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया ने कुछ घंटों पहले हॉर्मूज स्ट्रेट का एक वीडियो भी जारी किया है। गौर से सुनिएगा, ईरान की नेवी बीच समंदर खड़े दूसरे जहाजों को कैसे चेतावनी दे रही है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ताला लगाकर जहाजों को रास्ता ना देकर ईरान पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए 6 देशों ने हाथ मिला लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। भारत, इराक, मलेशिया और चीन जैसे कई देश अपने जहाजों के सुरक्षित गुजरने को लेकर सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान की IRGC ने ऐसे जहाजों के लिए एक खास रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू किया है जिन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। भारत भी अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान से रेगुलर टच में है। भारत के 22 जहाज इस वक्त भी हॉर्मूज स्ट्रेट और उसके आसपास के समुद्री इलाके में फंसे हैं। पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में है और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है। ईरान की तरफ से पूरी दुनिया के खिलाफ शुरू किए गए इस एनर्जी वॉर के बीच इस वक्त नई दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स के फोन लगातार आ रहे हैं। नई दिल्ली से वर्ल्ड लीडर्स और मिडिल ईस्ट के लीडर्स को फोन लगातार जा रहे हैं। मोदी जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ईरान वॉर, एनर्जी क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र जरूर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ईरान को भी बातचीत की टेबल पर बैठने की नसीहत दे रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने को कह रहे हैं। ईरान के साथ लड़ रहे अमेरिका और इजराइल को भी डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलकर दुनिया को एनर्जी वॉर वाले खतरे से बचाने का आइडिया दे रहे हैं। यानी दुनिया में जो हेडलाइन बन रही है कि युद्ध रोकने का रास्ता हिंदुस्तान से होकर ही गुजरता है, मोदी से होकर ही गुजरता है, इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही बन रही है। कल हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया के 5 बड़े नेताओं से बातचीत हुई जिसका मैंने विवरण भी बताया। उसके अलावे पहले उनकी बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री से हुई है और अलग अलग स्तर पर हम लोग कई एक देशों के साथ इस मुद्दे पर पश्चिम एशिया के में जो संघर्ष चल रहा है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत चल रही है। पश्चिम एशिया में जो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कई एक ब्रिक्स के सदस्यगण उससे संबंधित है। तो हम सभी देशों के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पे। दूसरा सवाल आपका था जो यूएई की राज्य मंत्री कल यहाँ आई थी, उनके साथ विदेश मंत्री की बातचीत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा समुदाय है, भारतीय समुदाय, उसके बारे में बातचीत हुई कि किस प्रकार से वो लोग उनका देखरेख कर रहे हैं और उनके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ जो अभी जो गतिविधि चल रही है पश्चिम एशिया में, इस पर बातचीत हुई। हॉर्मूज जल डमरू मध्य हो या दुनिया की कोई और जल मार्ग हो, हम लोग की हमारा ये पक्ष रहा है, भारत का पक्ष रहा है कि सुरक्षित और आज़ाद नेविगेशन या आवाजाही हमारे जहाज़ों का, उसके हम लोग पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई नेताओं से बातचीत हुई जिसके बारे में मैंने विवरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत चल रही है क्योंकि हमारे लिए अहम है, सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, दुनिया के लिए अहम है। हमारे तो वहाँ 22 जहाज है और उस क्षेत्र से, फारस के खाड़ी से दुनिया का बहुत सारा ईंधन का आपूर्ति होता है, तो हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत अहम है। इस कारण से आपने देखा होगा कि हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की कई एक नेताओं से इस बात पर बातचीत भी हुई है और
इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं है। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहाँ नहीं है इसलिए वहाँ से लाऊंगा, इसलिए वहाँ वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारे युद्ध है। दुनिया आज विनाश के कगार पर जा रही है, ऐसा लग रहा है सबको। सबको जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं है। वो केवल हम लोगों के पास है, हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की कृपा से, जो बताता है कि सब एक है, इसलिए सब जुड़े हैं, इसलिए कलह में कोई अर्थ नहीं, समन्वय में अर्थ है। इस बीच सऊदी अरब ने वॉर के बीच में एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। सऊदी ने कहा है कि अगर युद्ध अप्रैल से भी आगे गया तो तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा। क्रूड ऑयल $180 प्रति बैरल या $200 प्रति बैरल को भी पार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहेगा। असर अभी से दिखने लगा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल तीनों नॉनस्टॉप बम और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और भारत में स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ाई गई हैं। और ये इसलिए हुआ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। है क्योंकि ईरान वॉर के साथ साथ एनर्जी वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में बम्पर इजाफा हुआ है। राहत की बात यह है कि नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में अभी कोई इजाफा नहीं हुआ है। गैस नहीं है, गैस नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां से आता पूरा तेल, 90% तेल, तो 60% तेल और 90% गैस वहीं से आती। पहले क्या था, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था, वो बंद था, अभी भी बंद है। अब क्या हो गया, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। पहले क्या था, नहीं खुल जाएगा, बंद है। अब क्या हो गया, अब प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। खतर का जो गैस का फील्ड है वहां पर बमबारी हो गई, ईरान ने कर दी। अब वहां पर 8 महीने के बाद से गैस का प्रोडक्शन शुरू होगा। 8 महीने के बाद और गैस की किल्लत पैदा होगी और पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी। देखना आप, ये रास लफान पर 18 मार्च को जो हमला हुआ ईरान के साउथ परास पर और खतर के रस लफान पर, तो फिर आप देखेंगे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, फर्टिलाइजर नहीं बना सकते, उसमें भी पेट्रोल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। सेरामिक टाइल्स नहीं बना सक रहे, उसमें भी पेट्रोल की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो। हिंदुस्तान अब तक बातचीत से मसले सुलझाने की सलाह ईरान को दे रहा था, लेकिन ईरान ने जिस तरह मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और जैसे हॉर्मूज स्ट्रेट को हाईजैक किया, उसके बाद अब भारत भी सख्त स्टैंड ले चुका है। यूएई के प्रस्ताव पर भारत सहित 115 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया है, जिसमें यूएन के समुद्री संगठन में ईरान की ओर से हॉर्मूज स्ट्रेट बंद करने पर गहरी चिंता जताई गई है। आईएमओ की लंदन में एक खास इमरजेंसी बैठक हुई, जिसमें ईरान की तरफ से जहाजों पर हमलों और हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की कड़ी निंदा की गई है। आईएमओ ने ईरान से साफ साफ कह दिया कि हॉर्मूज में किसी भी तरह की धमकी या बाधा डालने वाली हरकत तुरंत बंद करो, जहाजों को आजादी से आने जाने दो। भारत ने भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया है, यानी अब पूरी दुनिया हॉर्मूज में जहाजों की आजादी बचाने के लिए एकजुट हो गई है। India remains deeply concerned about the evolving situation and continues to call for de-escalation through dialogue and diplomacy, with utmost restraint and priority being given to the safety of civilians.
Targeting of commercial shipping and attacks on civilian maritime infrastructure is unacceptable. Such attacks have resulted in the loss of innocent lives, injuries, and heightened risks, including their safety and security. India's energy security and trade are critically dependent on the safe and unimpeded passage through the Strait of Hormuz. Any disruption, obstruction, or closures of these vital waterways have direct consequences for India's economy and for global energy and humanitarian supply chains. Information sharing mechanisms. We note with grave concern the grave risk of marine pollution arising from attacks on commercial vessels in these centers. We reiterate that targeting commercial shipping, endangering civilian crews, and impeding safe and free navigation through international waterways, including the Strait of Hormuz, are unacceptable. The exercise of navigational rights and freedom by merchant and commercial vessels in accordance with international law must be respected. दुनिया ईरान पर प्रेशर बना रही है, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो अभी भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। IRGC ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया है। यह पहली बार है जब वॉर जोन में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया हो। यह वीडियो IRGC ने ही जारी किया है, जिसमें F-35 हिट होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लड़ाई अभी तो खत्म होने से रही। ऊपर से ईरानियन मिलिट्री के प्रवक्ता ने आज एक नई चेतावनी जारी कर दी है। कहा है कि इजरायली और अमेरिकी ऑफिशियल्स और इन दोनों देशों के मिलिट्री पर्सनल अब दुनिया में कहीं पर भी सेफ नहीं रह पाएंगे। जिस तरह अमेरिका और इजरायल ने ईरानी रिजीम की टॉप लीडरशिप को खत्म किया है, ईरान वैसे ही इन दोनों देशों के ऑफिशियल्स को भी मारेगा। जाहिर है अब अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा। अमेरिका ने नेक्स्ट अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। B-1B बॉम्बर्स ने उड़ान भर ली है। अब किसी भी वक्त बहुत बड़ी खबर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने के लिए ईरान के ही खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने 4 सूत्रों के हवाले से कहा है कि ट्रंप प्रशासन अब ईरान पर दबाव बनाने के लिए खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसे घेरने के प्लान पर विचार कर रहा है, ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का कोई भी अभियान अमेरिकी हवाई और नौसैनिक हमलों के बाद किया जाएगा, जो हॉर्मूज के आसपास ईरान की सैन्य मौजूदगी को कमजोर करने के लिए होंगे। इसके लिए सैनिकों की एक और टुकड़ी की तैनाती की भी जरूरत पड़ सकती है। अमेरिकी नौसेना की कई यूनिट्स पहले ही मिडिल ईस्ट में जा रही हैं और अब ट्रंप और टुकड़ियों को भेजने पर विचार कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में एक व्हाइट हाउस सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को ईरान को और कमजोर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। करने के लिए लगभग 1 महीने हवाई हमलों की जरूरत होगी। उसके बाद खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा, जिसे बाद में ईरान पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ट्रंप अभी सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या करने वाले हैं ये कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हिंट जरूर दे रहे हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। Do you intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region? No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you, but I'm not putting troops. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. And everybody agrees with me. I think virtually every country agrees with me on that. So I wanted to put out that fire
And I said, if we do that, oil prices will go up, the economy will go down a little bit. I thought it would be worse, much worse, actually. I thought there was a chance it could be much worse. It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated the Navy. We've obliterated just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. They have, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. We can take out the island anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. But I would say we are substantially ahead of schedule. And I had to do this. I call it an excursion. I had to take this little excursion and do something that no other president had the courage to do. And everybody wanted to do it, but they never had the courage to do. And I don't blame them. I'm not blaming them. It was left to me, and we've done a great job. Our military is incredible. We have an incredible military. अगर ट्रंप सच में ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि वो इस युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हटेगा। वो अमेरिका इजराइल को तो हिट करेगा ही करेगा। मिडिल ईस्ट का कोना कोना धू धू कर जलेगा। ना तेल बचेगा, ना गैस रहेगी। अप्रैल आते आते पूरी दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होगा। 5 ईरानी कमांडर्स पर अमेरिका ने इनाम घोषित कर दिया है। अब इजराइल इन 5 कमांडर्स को उड़ा देगा। इजराइल आज बंदर अब्बास में ईरान की नेवी शिप को उड़ा चुका है। 12 घंटे पहले कैस्पियन सागर में ईरानी नेवी के पूरे अड्डे को खत्म कर चुका है। ईरान के लिए तीसरा बड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। हॉर्मूज के पास अजीबाबाद में ईरान के सबसे बड़े अंडरग्राउंड टनल के एंट्रेंस को अमेरिका ने GBU-57 बम से उड़ा दिया है। इजराइल ने आज IRGC के प्रवक्ता को मारने के बाद बासिज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी को भी ढेर कर दिया है। इजरायली ड्रोन से डरे बासिज फोर्स के कई जवान सफेद झंडे लहराकर सरेंडर का सिग्नल दे रहे हैं। ईरान ने अब ब्रिटेन को युद्ध की धमकी दे दी है। ईरान ने तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में क्लस्टर मिसाइलें दागी है। युद्ध बढ़ता जा रहा है। ट्रंप बहुत गुस्से में हैं। 2 मिनट में सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं। हिरोशिमा की याद दिला रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट का युद्ध परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रहा है। ईद पर तेहरान में त्राहिमाम मचा है। ईरानी रो रहे हैं, दुश्मन पर मिसाइलें झोंक रहे हैं। ईरान ने इजरायल का धुआं उड़ा दिया है। ईरान ने सऊदी से बहरीन तक खाड़ी देशों में तबाही मचा दी है। महायुद्ध 14 मुल्कों और 5 समंदर तक फैल गया है। युद्ध के 21वें दिन कैस्पियन सागर में शोले उठ रहे हैं। इजरायल ने पहली बार रूस के बॉर्डर तक जाकर मारा है।
ईरानी नेवी पर नया हमला कैस्पियन सागर में जहां हुआ है, तेहरान से उसकी दूरी 180 किलोमीटर है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें मारी हैं, उसकी तेहरान से दूरी 1600 किलोमीटर है। ईरान ने रियाद में सऊदी की तेल मशीनरी फूंक दी है। तेहरान से कतर की कैपिटल सिटी दोहा की दूरी 1150 किलोमीटर है, वहां भी तबाही मची हुई है। तेहरान से यूएई की राजधानी अबू धाबी 1288 किलोमीटर है, वहां भी ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है। तेहरान से साइप्रस 1600 किलोमीटर दूर है, ईरान उसे भी नहीं छोड़ रहा। तेहरान से बगदाद 700 किलोमीटर दूर है, वहां अमेरिकी बेसों पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेहरान से बहरीन की राजधानी मनामा की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है, वहां भी हमले जारी हैं। ईरान चौतरफा नॉनस्टॉप मार रहा है। पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डे उसके टारगेट पर थे, अब ईरान ने सभी मुस्लिम मुल्कों को ट्रिगर पर रख लिया है। जो भी अमेरिका का दोस्त है वो अब ईरान का दुश्मन है। अब ईरान ने ब्रिटेन को भी युद्ध में लपेटने की तैयारी कर ली है। तेहरान ने लंदन वालों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका को अपने बेस दिए तो ब्रिटेन को भी मारेंगे। तेहरान से लंदन की दूरी 4400 किलोमीटर है। ईरान के पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल खुर्रमशहर 4 है, जो 2500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ईरान की एक भी बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिटेन तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में क्या ईरान समंदर में जाकर ब्रिटेन पर हमले करेगा? ईरान ने इजरायल से बदला लेने के लिए मिसाइलों की 67वीं वेव लॉन्च की है। इस वेव में ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को छोड़ा है, जो इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर सकती हैं। मिसाइलों की लॉन्चिंग के साथ IRGC के कमांडर ने डेथ फॉर अमेरिका और डेथ फॉर इजरायल के नारे लगाए। ईरान अब एक हमले में 80 से ज्यादा टारगेट तबाह करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर गिरा रहा है। इन मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हैं। इजरायल का एरो और आयरन डोम एयर डिफेंस अगर इन मिसाइलों को हवा में भी मार गिरा दे तो उनमें लगे क्लस्टर बम तबाही मचा सकते हैं। नीचे रात के अंधेरे में जुगनू की तरह जगमगाती इजरायल की राजधानी तेल अवीव है। आसमान में ईरान की मिसाइल चमकते हुए तेजी से नीचे आती है। एक मिसाइल एयर डिफेंस को चीरते हुए इजरायल की राजधानी तेल अवीव का सीना फाड़ देती है। इजरायल को ईरान भरपूर जवाब ही नहीं दे रहा। हाइफा जैसी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री बेसों पर बहुत बड़े हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलें लगातार टारगेट पर गिर रही हैं। इजरायल भी नहले पर दहला मार रहा है। तेहरान में इस्लामिक रिजीम के किसी भी अड्डे को नहीं छोड़ रहा है। ईरानी लीडरशिप हो, मिलिट्री कमांडर, जहां भी उनके बंकरों का पता चलता है, इजरायल कुछ ही मिनट में वहां टनों बारूद गिराकर तबाही फैला देता है। इजरायल ने युद्ध के 21वें दिन ईरान की फोर्स को एक और बड़ा झटका दिया। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी को पिन पॉइंट अटैक में ढेर कर दिया। ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में इंटरनेशनल रेसलर सालेह मोहम्मदी को चौराहे पर सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटका दिया। उसके 2 साथियों मेहदी घासेमी और सऊदी दाऊमी को कोम शहर में फांसी पर लटकाया गया। ईरान के उभरते हुए इंटरनेशनल पहलवान सालेह को जिस जज ने फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था, उसे इजरायल ने मौत के घाट उतार दिया। जज के मारे जाने का वीडियो भी सामने आ गया है। जज जब कोर्ट से घर लौट रहा था, रास्ते में उसके काफिले में उसी कार पर इजरायल ने पिन पॉइंट ड्रोन अटैक किया। इजरायल ने एक ही धमाके में जज के पर खच्चे उड़ा दिए।
अब IRGC में जो भी नया कमांडर आता है फटाफट ग्रुप फोटो खिंचवाता है। पता नहीं कब इजराइल से मौत बनकर ड्रोन या मिसाइल आ जाए। अली खामेनेई, अली लारिसानी और उनके 50 कमांडरों की तरह नेतन्याहू मौत का पर्चा निकाल दे। Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people to grasp their freedom to control their destiny. We've warned for decades that their ballistic missile program would be used to attack these targets far and wide, and if they're not stopped, that's just the beginning. ईद के एक दिन पहले ईरान ने वो कर दिखाया जो अब तक अमेरिका का कोई दुश्मन नहीं कर पाया। ईरान ने ट्रंप के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को ईरानी एयर स्पेस में मार गिराया। अमेरिका के F-35 ने ईरान के एयर स्पेस में रात 2:50 पर एंट्री की। IRGC ने स्वदेशी तकनीक पर बने बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। ईरान के बाबर 373 एयर डिफेंस में लगा रेडार 1 लाख फीट की ऊंचाई पर भी उड़ रहे दुश्मन के फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर सकता है। इस सिस्टम में 2 मिसाइल मेराज 4 और सैयद 4 भी लगी हैं। मेराज 4 मिसाइल अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलों को 440 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकती है। मेराज 4 अगर चूक जाती है तो बाबर 373 में लगी सैयद 4B मिसाइल दुश्मन के किसी भी थ्रेट को 296 किलोमीटर दूर ही मार गिरा सकती है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का कोई जवाब नहीं है। इजराइल भी इसे इस्तेमाल करता है। एक F-35 बनाने में करीब 931 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-35 एक साथ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे रोल करता है। ईरान में F-35 का हिट होना ट्रंप के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ईरान में हमले करने में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है, F-35 गिराकर ईरान ने ट्रंप का गुरूर तोड़ दिया है। अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है कैसे ईरान के कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम ने F-35 को जमीन पर लापटका। ईरान ने मुस्तफा खामेनेई का नया वीडियो रिलीज किया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्तफा खामेनेई सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। 9 मार्च को उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया था। वीडियो में मुस्तफा अपने समर्थकों से बातें कर रहे हैं। वो माइक पर बोल रहे हैं और समर्थक उन्हें गौर से सुन रहे हैं। मुस्तफा के बारे में कहा जाता है कि वो इजरायली हमले में जख्मी हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। 28 फरवरी को तेहरान में इजरायल ने 30 ब्लू स्पैरो मिसाइल से खामेनेई के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामेनेई भी इन हमलों में घायल हो गए थे। उस इजरायली हमले में अली खामेनेई समेत परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। तभी से मुस्तफा नहीं दिखे हैं। अब ईरान के सरकारी न्यूज चैनल में उनका वीडियो जारी किया है। ईरान जब सबसे कठिन युद्ध लड़ रहा है तब मुस्तफा का गायब होना संदेह प्रकट करता है। To be clear on the Mojtaba, the son who has been named to replace him, it is unclear of his status or his involvement. He was injured very severely through one of the Israeli strikes, and so the decision making is unclear about what's happening in the Iranian leadership. 21 दिन में पहली बार इजरायल ने ईरान के बॉर्डर पर तबाही मचाई है। कैस्पियन सागर, जहां से रूस लगातार ईरान को हथियारों की मदद भेज रहा था, वहां इजरायल ने आग लगा दी है। ईरान की कैस्पियन सागर के साथ 650 किलोमीटर का लंबा समुद्री बॉर्डर लगता है। ईरान के गिलान, माजदरान और गोलिस्तान प्रांत इसी बॉर्डर पर हैं। ईरान के कैस्पियन सागर में कई बड़े शिपयार्ड हैं। यहां ईरान ने कई बड़े बंदरगाह और नेवी कमांड सेंटर भी बनाए हैं। कैस्पियन सागर से रूस का बॉर्डर भी लगता है।
ईरान जवाबी हमलों के लिए कैस्पियन सागर में बने अड्डों का इस्तेमाल कर रहा था। इजरायल ने वहां पिन पॉइंट अटैक कर एक झटके में सब तबाह कर दिया। कैस्पियन सागर में ईरान की मिसाइल, शिप, सपोर्ट बोट्स को उड़ाकर इजरायल ने उसका एक और बड़ा नेटवर्क खत्म कर दिया है। अब ईरान अपने उत्तरी बॉर्डर से इजरायल पर हमले नहीं कर सकता। जिन मिसाइल, शिप को इजरायल ने बड़े हमलों में खत्म किया है, उनकी मरम्मत भी जल्दी नहीं हो सकती है। कैस्पियन सागर में ईरान का मिसाइल रिपेयर सेंटर इजरायल ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पश्चिमी बॉर्डर से तेहरान तक जहां भी ईरान की मिसाइल साइलो है, इजरायल उन्हें फोड़ते हुए युद्ध में आगे बढ़ रहा है। पहले 10 दिन में इजरायल अमेरिका ने भारी बमबारी की, ईरान की मिसाइल लॉन्चर उड़ाए। अंडरग्राउंड फैसिलिटी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। इजरायल सुरंगों को टारगेट कर रहा है जहां ईरान ने ड्रोन, बम, मिसाइल जमा किए हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को 32 जोन में बांट लिया है। कुछ जोन ऐसे हैं जहां दोनों कोऑर्डिनेटेड हमले कर रहे हैं। ज्यादातर जोन में अलग अलग हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां IRGC के एक और अड्डे को इजरायल ने उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां हाई वैल्यू टारगेट के छुपे होने की खुफिया रिपोर्ट मिली थी। इजरायल ने जब से ईरान की सड़कों पर ड्रोन का जाल बिछाया है और खोज कर बासिज फोर्स को उड़ाना शुरू किया है, खामेनेई की स्ट्रीट फाइटिंग फोर्स घुटनों पर आनी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां बासिज की यूनिट सफेद झंडा दिखा रही है। ये तस्वीरें तेहरान के करीम खान ब्रिज के पास की हैं। माना जा रहा है कि इजरायल की ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से डरकर बासिज फोर्स ने सरेंडर करने के लिए सफेद झंडा लहराया है। अगर बासिज ने इजरायली ड्रोन के सामने घुटने टेक दिए तो 47 साल बाद ईरान में इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बासिज ही वो फोर्स है जो आम ईरानी लोगों को खामेनेई की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतरने से रोकती है। वो लोगों को डराने के लिए किसी पर भी गोली चला देती है, घर से उठाकर मार देती है। अगर बासिज को इजरायल ने सड़कों से उखाड़कर फेंक दिया तो इस्लामिक रिजीम के 47 साल के शासन से परेशान आम ईरानी सड़कों पर उतर आएंगे। इजरायल और अमेरिका को तेहरान में तख्ता पलट का ख्वाब पूरा करना आसान हो जाएगा। Volatile world and the military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious. But we want to do. Don't forget, Biden gave away. ईरान ने ट्रंप को 21 दिन की लड़ाई में नाको चने छपवा दिए हैं। ट्रंप ने सोचा था 4 दिन में ईरान घुटनों पर आ जाएगा। वेनेजुएला की तरह ईरान को समझने की भूल अब ट्रंप को भारी पड़ रही है। ट्रंप जब गुस्से में आते हैं बहुत तबाही मचाते हैं। अब ट्रंप ने कहा है वो चाहें तो 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या उनके मन में ईरान पर परमाणु बम गिराने का ख्वाब भी है? ईरान अगर पर्ल हार्बर मूवमेंट करने की हिमाकत करता है तो ट्रंप हिरोशिमा करने में देरी नहीं करेंगे। उनके दिमाग में इस समय बार-बार हिरोशिमा ही गूंज रहा है। Of course, no, Japan and US are very good friends. But one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me. No, you believe in surprise, I think much more so than us, and we had to surprise him, and we did. खामेनेई और अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू का सबसे बड़ा टारगेट अब अहमद वाहिदी है।
वाहिदी IRGC का कमांडर इन चीफ है। 30 साल तक खामेनेई के कोर टीम में काम कर चुका है। ईरान का रक्षा मंत्री रह चुका है। 3 साल तक ईरान के गृह मंत्री भी रह चुका है। युद्ध में अमेरिका और इजरायल को तबाह करने का जिम्मा अब उसी के पास है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद उसे कई साल से ढूंढ रही है। अहमद वाहिदी बहुत चालाक कमांडर और नेता है। सार्वजनिक तौर पर बहुत कम दिखता है। वो जिस अंडरग्राउंड बंकर से ईरान की युद्ध मशीनरी को चला रहा है, वहां तक ना तो मोसाद जैसी तेज तर्रार एजेंसी पहुंच पाई है और ना ही अमेरिका की CIA। अहमद वाहिदी को गुरिल्ला युद्ध में लीड करने में महारत हासिल है। वो गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। आसपास के देशों पर हमले कराकर ट्रंप पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका ने वाहिदी पर कई साल से प्रतिबंध लगा रखा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की युद्ध मशीनरी को तबाह कर ईरान को युद्ध जिताना चाहता है। ईरान को ट्रंप तब तक नहीं डरा सकते जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करते। अब नेतन्याहू ने भी संकेत दिए हैं कि इजरायल जल्द ही ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। इसमें खतरा बहुत बड़ा है। ताउम्र खतरों से खेलने वाले नेतन्याहू क्या ईरान पर ग्राउंड फोर्स उतारने का जोखिम मोल लेंगे? ग्राउंड ऑपरेशन में 2 बड़े टारगेट हैं। ट्रंप को ईरान के खार्क आइलैंड पर कब्जा करवाना, ईरान के 440 किलो एनरिच यूरेनियम पर कब्जा करना। It is often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. ईरान को भी मालूम है लड़ाई का अगला फेज ग्राउंड ऑपरेशन ही है। इसीलिए ईरान ज्यादा से ज्यादा ड्रोन वॉरफेयर पर फोकस कर रहा है। 21 दिन की लड़ाई में कई ड्रोन फैसिलिटीज तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान से बड़े बड़े ट्रकों में ड्रोन ईरान लाए जा रहे हैं। कई साल पहले ईरान ने ताजिकिस्तान में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की थी। अब युद्ध में वही काम आने वाले हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि इन ट्रकों में कोई हथियार या ड्रोन नहीं, बल्कि राहत सामग्री ताजिकिस्तान भेज रहा है।